गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कथन रिलेटेड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे। कथन में आपके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। कथन निष्कर्ष होता है, कथन पे कार्रवाई हमें बतानी होती है जिसमें कोई समस्या वगैरह बताई हो, या फिर कथन में पूर्व धारणा होती है। हर तरह के प्रश्नों में आपको जो सोच है वो आपको अलग तरह की रखनी होती है। अगर हम कथन पूर्व धारणा पूर्वानुमान के प्रश्न करेंगे तो पूर्वानुमान का अर्थ आपको क्या समझना है। पूर्व धारणा पूर्वानुमान मतलब कथन को कहने के पीछे क्या अनुमान कहने वाले का है, क्या धारणा है, या आप सीधे सीधे कहो तो कथन को कहने के पीछे उसका कारण क्या है। पूर्व धारणा का मतलब क्या समझ के चलना आपको, कथन कहने वाले का कथन को कहने का कारण क्या है। ये चीज आपको नीचे पूर्वानुमान फर्स्ट में सही लगती है या सेकंड में सही लगती है, इस अनुसार आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो अभ्यास चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बुकलेट का, इसमें आपके पूर्वानुमान वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। पहला जो प्रश्न हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो प्रश्न आपका काफी आसान है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं इसके अंदर, जो आसानी से हमें दिखे। इसमें देखो, कथन में हमें जो जानकारी दी गई है वो ये है कि बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होता है आवश्यक है, कि जब किसी बालक की उम्र 5 के आसपास की हो तो उस बालक को विद्यालय में प्रवेश करवा देना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा कि बालक को 5 वर्ष की आयु के आसपास ही विद्यालय में प्रवेश करवाना चाहिए? 5 ही क्यों? कारण कहने के पीछे, इस कथन को कहने के पीछे क्या पूर्वानुमान कहने वाले का है, कारण क्या है। फर्स्ट, कि उसके दिमाग में ये रहा होगा कि उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तत्पर होता है। क्या ये तार्किक है कि कथन को उसने इसलिए कहा कहने वाले ने क्योंकि 5 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिस आयु से एक बालक का इतना समुचित विकास हो चुका होता है कि वो समझने की अवस्था में होता है, और इस वजह से उसे विद्यालय में प्रवेश करवा देना चाहिए। तो बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है, इसलिए सीखने के लिए तत्पर होने की वजह से उसे प्रवेश कराना चाहिए। पहली चीज जो इसमें बड़ी आसानी से सभी को सही लगनी चाहिए, कि 5 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु अवस्था होती है जिसमें बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच चुका होता है और सीखने के लिए तत्पर होता है। अब दूसरी बात पर आते हैं अपन। दूसरी बात है कि विद्यालय 6 वर्ष के आयु के पश्चात बच्चों को दाखिल नहीं करते हैं। क्या ये कहने वाले के दिमाग में ये सोच रही होगी इस कथन को कहने से पहले कि इस 5 वर्ष के बाद की अगर आयु कोई 6 वर्ष है तो उस आयु के पश्चात बच्चों को दाखिला नहीं करते हैं, इसलिए उसने कहा कि 5 वर्ष की आयु के आसपास लगभग अवस्था पर उसे विद्यालय में प्रवेश करवा देना चाहिए? तो नहीं, ये बात गलत है। ये उसके दिमाग में ये नहीं था कि 6 वर्ष की आयु के पश्चात विद्यालय में बच्चों को दाखिला नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने ऐसी बात कही। उसने बात ये इसलिए कही थी क्योंकि उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है। तो फर्स्ट जो है वो इसके अंदर सही है, और जो सेकंड है इसके अंदर वो गलत है। तो यहां पर हम जो उत्तर इसमें टिक करेंगे, केवल फर्स्ट पूर्वानुमान निहित है, ये आंसर देकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये पूर्वानुमान का जो प्रश्न है ये तो इतना सिंपल था कि जब मैंने स्क्रीन पर लगा भी रखा था तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं भी करता तो भी आप में से अधिकतर सभी स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन सही होता। मगर कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर जाकर के आपके जो मत हैं वो 50-50% हो जाएंगे। चलो, और इससे अच्छा प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आरएस के 18 वाले पेपर में था, रेलवे के पेपर में था, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को हमने देखा है। कथन क्या कहता है, सबसे पहले उस पर गौर करें हम। कथन कहता है, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। कथन में आश्चर्य व्यक्त किया हुआ है
आश्चर्य ये व्यक्त किया है कथन के अंदर कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ लेता है। कहने वाला व्यक्ति आश्चर्य ये व्यक्त कर रहा है कि किसी मोटे व्यक्ति को जब उसने तेज दौड़ते हुए देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। तो यहां पर ये कथन उसने जो कहा, जो आश्चर्य व्यक्त किया, उस आश्चर्य व्यक्त करने में उसके मन में क्या विचार है, क्या परिकल्पना उसके मन में है। पहली परिकल्पना, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। उसके दिमाग में यह आया होगा कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है, तो उसे तेज दौड़ते हुए देख के उसको आश्चर्य हुआ। दूसरी बात कि मोटे व्यक्ति क्या होते हैं, सामान्यतः तो तेज दौड़ नहीं सकते हैं। कि सामान्यतः मोटे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम तेज दौड़ते हुए नहीं देखते हैं। तो जब किसी मोटे व्यक्ति को तेज दौड़ते हुए देखा गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह मोटा होकर के भी तेज दौड़ता है। बिल्कुल सेकंड नंबर की जो बात है वो पूरी तरह से सही है कि मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते हैं, और जब किसी मोटे व्यक्ति को उसने तेज दौड़ते हुए देखा तो उसे आश्चर्य व्यक्त हुआ और उसने आश्चर्य व्यक्त करके कथन बोला है। तो कथन बोलने के पीछे यह है कि सामान्यतः मोटे व्यक्ति तेज नहीं दौड़ सकते हैं। तो सेकंड सही है, मगर फर्स्ट गलत है कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है। मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ये उस कथन के अंदर उसके दिमाग में परिकल्पना नहीं थी। ठीक है, यहां पर केवल सेकंड जो परिकल्पना है वो सही है। तो यहां जो उत्तर हम टिक करेंगे नीचे, केवल सेकंड, यानी कि ये आंसर। ठीक है, अब और मैं आपको एक अच्छे प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं। इसमें कथन कथन लिखा है, स्टेडियम में घुसने से पहले यह सूचना पढ़े। देखो, अब अपन ये कहेंगे कि सर कथन में लिखा ही कुछ भी नहीं है, स्टेडियम में घुसने से पहले ये सूचना पढ़े, सूचना तो लिखी ही नहीं है। आपको एक यहाँ पर कथन के अंदर ये चीज बोली गई कि कई बार आप देखते हैं कि किसी जगह पर हम जब जाते हैं, चाहे स्टेडियम में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी बिल्डिंग वगैरह में हम जाते हैं, कोई सरकारी प्राइवेट बिल्डिंग में, वहां पे कुछ नोटिस लगे होते हैं और सूचना पढ़ने के लिए हमें कहा जाता है। ठीक है, किसी भी जगह में जाते समय हमें सूचना बोर्ड, नोटिस बोर्ड दिखाई देते हैं। और यदि कोई नोटिस बोर्ड अगर लगाए गए हैं स्टेडियम में घुसने से पहले, तो अगर ये नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं तो नोटिस बोर्ड लगाने के पीछे लगाने वाले के दिमाग में क्या था, क्या पूर्वानुमान था, क्यों लगाया उसने नोटिस बोर्ड। स्टेडियम में घुसने से पहले ये सूचना पढ़ें, अगर ये कथन बोला गया सूचना पढ़ें स्टेडियम में घुसने से पहले, तो इस कहने के पीछे पूर्वानुमान क्या है। लोग शिक्षित हैं, कंफर्म होता है कि लोग शिक्षित ही हैं। कंफ्यूजन है कि भाई स्टेडियम में घुसने से पहले सूचना पढ़ें, तो अगर उन्होंने नोटिस जारी किया है, बिल्डिंग पर कोई नोटिस चिपकाया है, लगाया है, लिखा है, तो क्या ये सोच के लिखा है कि लोग शिक्षित होंगे उसको पढ़ लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। कई जने हो सकता है इस बात से सहमत ना हो कि सर ये कैसे कंफर्म हुआ कि लोग शिक्षित हैं, ये सोच करके उसने नोटिस लगाया। तो आप सोचो कि अगर कोई नोटिस लगा रहा है, कोई चीज लिख रहा है, तो क्या चीज सोचकर लिखेगा कि लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो वो यही सोच के तो लिख रहा है ना कि वो उस चीज को पढ़ेंगे और उस चीज की सावधानी पूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। सभी लोग शिक्षित हैं ऐसा तो उसने नहीं कहा, मगर हाँ ये मन में जरूर है कि अगर आपने कोई नोटिस लगाया है तो नोटिस आप तभी लगा रहे हैं जब आपको उस पर उम्मीद है कि लोग शिक्षित हैं और उस नोटिस को पढ़ लेंगे। तो यहां पर ये होगा सही इसके अंदर। दूसरा, कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम नहीं आता है, ये चीज आपको सही लग सकती है मगर ये है गलत। सही लगने के पीछे आपके क्या कारण हो सकते हैं। सही लगने के पीछे आपके कारण ये हो सकते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो वो स्टेडियम आकर के करेगा क्या। कि भाई अगर अंधा व्यक्ति है तो वो देख नहीं सकता है, तो स्टेडियम में आकर के मैच देखना उसके लिए बड़ा अतार्किक सी बात आपको लग सकती है, मगर ये बात आपकी गलत है। आप अगर यहाँ पर ये मान करके कि कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम नहीं आता है, इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि स्टेडियम आने में, किसी बिल्डिंग में आने में
अंधा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति या इस तरह के कोई भी मना वाले चीजें ना तो कथन में लिखी है पहली चीज, और ना वास्तविकता में होती है। आप चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि अंधा व्यक्ति स्टेडियम में आकर के करेगा क्या, जब वो देख नहीं सकता तो मैच देखेगा कैसे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंधे व्यक्ति मैच देखना छोड़ो खेल सकते हैं, तो शायद आपके लिए और ज्यादा सोचने लायक होगा, जो भी इस निष्कर्ष को अगर सही मान रहे थे। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अंधे व्यक्तियों का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है जिसमें अंधे व्यक्ति खेलते हैं। आप इस पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, तो आपको इस चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा। और जब ये कंफर्मेशन आपको जाएगा तो शायद ये चीज स्वीकारने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम नहीं आता है, इसको हम कैसे कंफर्म सही मान लें। और यही मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको आप कंफर्म ना मान लें कि कोई भी अंधा व्यक्ति है तो स्टेडियम नहीं आता है, ये इस कथन से कंफर्म हो गया नहीं है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। कहने वाले ने जो बात यहाँ बोली है कि आप सूचना पड़े, ये नोटिस कहने के पीछे उसका ये उद्देश्य मन में नहीं था कि अंधा व्यक्ति स्टेडियम नहीं आता है। ये इससे रिलेटेड नहीं है तो इसको गलत कर दो। केवल फर्स्ट इससे रिलेटेड है कि अगर कोई भी नोटिस बोर्ड किसी बिल्डिंग पे लगाए जाते हैं तो उसके व्यवस्थापक नोटिस बोर्ड इसलिए लगाते हैं, सूचना पड़े इसलिए सोचते हैं, क्योंकि लोग शिक्षित हैं और पढ़ करके उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर सही है। आंसर आपका यहां पर होगा केवल फर्स्ट सही है का फोर्थ वाला आंसर। अब ये जो प्रश्न अभी अपन ने किया ना, ये ऐसा प्रश्न था जो यदि एग्जाम में आपके पास आता है या मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं तो आपका 50-50% आंसर हो सकता है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना कंफ्यूज करने वाले जिसको हम बोलते हैं, वो आपके कथन पूर्व धारणा के अंदर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ये स्क्रीन पर अब हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कथन कहता है अत्यधिक मांग को देखते हुए जो भी व्यक्ति प्रोग्राम की टिकट खरीदने आए उसे 5 से अधिक टिकट नहीं दी जाए। कई बार हम देखते हैं कोई चीजें जब दी जाती हैं, बेची जाती हैं, तो उन पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप एक आईडी से इतने टिकट ही रेलवे के अंदर बुक करा सकते हैं, या किसी प्रोग्राम विशेष के लिए आप अधिकतम इतनी टिकट ले सकते हैं, एक आईडी से आप इतने सिम कार्ड ले सकते हैं। कई बाउंडेशन होती हैं, ठीक है, और वो बहुत कारणों से होती है। अब यदि अत्यधिक मांग को देखते हुए जो भी व्यक्ति प्रोग्राम की टिकट खरीदना है उसे 5 से अधिक टिकट नहीं दी जाए, ये हमने कथन पढ़ लिया, तो क्या जो कथन कहने वाले हैं जो 5 से अधिक टिकट नहीं देना चाहते अत्यधिक मांग को देखते हुए, क्यों नहीं देना चाहते, क्या कारण है, पूर्व धारणा मतलब क्या कारण है? प्रबंधकर्ता अधिक टिकट ही नहीं बेचना चाहते। सही बात है क्या? नहीं, गलत बात है। प्रबंधकर्ता टिकट बेचना चाहते हैं, मगर सही तरीके से वितरण हो पाए, एक ही जगह पर अत्यधिक टिकट लेकर के कोई मुनाफाखोरी के लिए ब्लैक टिकटिंग ना हो जाए। कई ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अत्यधिक मांग को देखते हुए 5 से अधिक टिकट एक ही व्यक्ति को देने पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे वितरण व्यवस्था प्रॉपर रहे। तो प्रबंधकर्ता अधिक टिकट नहीं बेचना चाहता, बिल्कुल गलत बात है। टिकट तो वो बेचना चाहता है, मगर व्यवस्था के सही तरीके से रहते हुए। कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक टिकट नहीं खरीदना चाहता है, ये भी गलत बात है। अगर कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक टिकट खरीदना नहीं चाहता, ये अनुमान उनके दिमाग में होता, तो वो ये वाला नियम लगाते ही नहीं कि 5 से अधिक टिकट नहीं बेचेंगे। उन्होंने 5 से अधिक टिकट नहीं बेचने का निर्णय इसीलिए लिया है क्योंकि उन्हें ये पता है कि मांग बहुत अधिक होने की वजह से काफी ऐसे लोग होंगे जो 5 से अधिक टिकट लेकर के और टिकटों को एक जगह पर रखकर बाद में उसकी कोई ब्लैक मार्केटिंग या गलत तरीके से उपयोग उसका कर सकते हैं या वितरण व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। तो यहां पर
दोनों की दोनों जो पूर्व धारणाएं हैं वो यहां पर गलत है। चलो, आपको जो है पूर्व धारणा के बहुत सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे कराए। अब क्यों ना पूर्व धारणा का एक क्वेश्चन मैं आपसे भी यहां पर करवा लूं। तो पूर्व धारणा का एक क्वेश्चन मैं आपसे इसमें करवाता हूं। स्क्रीन पर आप ये प्रश्न जो देख रहे हैं ना, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप बताएं मुझे। सेकंड नंबर इसके अंदर अधिकतर स्टूडेंट जो है वो राइट मान रहे हैं। राजेश, राकेश, मुनेश, अभी, ललित, सुरेंद्र, सुषमा कुमारी, ऋषिकेश, सेकंड नंबर के आंसर की तरफ सब जाते हुए यहां पर मुझे दिख रहे हैं एक मत होकर के। देखो, कथन पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से, क्योंकि जब तक कथन सही सही तरीके से समझ में नहीं आएगा तब तक हम पूर्वानुमान, निष्कर्ष या कार्रवाई पर सही तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से ही काफी कमजोर हो, कि कोई इकोनॉमिक है किसी प्रदेश की, किसी देश की, और वो अगर काफी कमजोर हो चुकी है आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक शास्त्री का प्रभाव विध्वंसकारी हो सकता है। कि यदि आर्थिक शास्त्री जो होते हैं वो अगर उनका कोई प्रभाव पड़े, उनकी कोई नीतियां हो, तो वो विध्वंसकारी हो सकती हैं। कंफर्म नहीं है, हो सकती हैं। आर्थिक शास्त्री केवल कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। कि आर्थिक जो शास्त्री हैं वो केवल कमजोर ही आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, बिल्कुल गलत पूर्वानुमान यहां पर है। किसी ने भी इसको सही नहीं माना है। अब बात यह है इसके अंदर आर्थिक शास्त्रियों का जो प्रभाव है वो भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है। आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव जो अलग अलग तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि कोई विकसित आर्थिक व्यवस्था है, कोई निम्न आर्थिक व्यवस्था है, उन पर अलग अलग होता है। जैसा यहां इन्होंने कहा था, ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से काफी कमजोर है, आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो सकता है। विध्वंसकारी होता है कहता तो मीनिंग अलग था, हो सकता है। यहां पर कंफर्मेशन नहीं कहा है कि विध्वंसकारी ही होगा। कई बार हमने विभिन्न प्रदेशों में समय समय पर ऐसी स्थितियां देखी है जब इकोनॉमी काफी डाउन थी और आर्थिक शास्त्रियों के सही नीति डिसीजन से और अचानक उसके अंदर हमने परिवर्तन देखे हैं। तो ये कहता है कि विध्वंसकारी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आर्थिक शास्त्रियों की वजह से जो इकोनॉमी पहले से खराब थी वो और खराब हो जाए। मगर हो सकता है का मीनिंग ये है कि ऐसा ना भी हो। अब ऐसा ना भी हो तो आर्थिक शास्त्रियों का जो प्रभाव है वो भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है, इसका सीधे सीधे कथन से लेना देना नहीं है। सुनने में आपको बड़ी अजीब लगेगी ये चीज। क्या होता है, देखो एक चीज का आप ध्यान रखना जो शायद आपको आगे काम करेगा इसमें।
अगर कथन में हो सकता है वाले शब्द हो ना, तो निष्कर्ष कंफर्म नहीं कहे जा सकते कि सही है, क्योंकि कथन जब खुद संभावित है तो उससे हम कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, इस तरह के चैप्टर को पढ़ते समय यह ध्यान रखना, केवल शब्द का प्रयोग हो, सभी शब्द का प्रयोग हो, अधिकांश शब्द का प्रयोग हो, तो वो निष्कर्ष को गलत की तरफ लेकर के जाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि वो बाउंड करते हैं कि सभी के सभी, तो सभी के सभी कंफर्म होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल चीज है। केवल इन्हीं पर लागू होती है, ये भी निष्कर्ष गलत होता है। तो यहां जो सेकंड नंबर का है कि आर्थिक शास्त्रों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है, तो यहां पर आप ये सोच करके इसको सही करने की गलती कर सकते हैं कि अगर कोई कमजोर अर्थव्यवस्था थी तो उस पर आर्थिक शास्त्रियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो सकता है। तो हो सकता है, क्या होता है कहता तो इस पे निष्कर्ष सही होता, मगर हो सकता है जब कथन ही संभावित है, तो जब कथन ही कंफर्मेशन नहीं बता रहा आपको, तो बिना कथन के कंफर्मेशन के आप निष्कर्ष के बारे में सही करना, ये आपके लिए गलत होगा। तो इसमें सही जो उत्तर है ना आपका, वो इसके अंदर होगा सेकंड। और ये जो कथन पूर्वानुमान या इस तरह के प्रश्न है, मेरे हिसाब से काफी स्टूडेंटों के लिए काफी टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई फिक्स ट्रिक वाली जो चीज होती है वो तो होता ही नहीं है। जैसे आप न्याय वाक्य में पढ़ते थे कि यदि सभी पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव नहीं निकलेगा, अगर डायग्राम बनाते समय गोले अलग अलग बने तो निष्कर्ष गलत होगा। यहां पर हमें उस कथन के अंदर शब्दों को बारीकी से समझना होता है, या फिर हम ये कह दें कि रीजनिंग की जो हमारी परिभाषा होती है कि रीजनिंग लाइनों और शब्दों का खेल मात्र है, वो पूरी तरह से यहां लागू होता है। कि यहां पर हो सकता है कह दिया तो अर्थ अलग है, होता है कह देता अर्थ अलग हो जाता। तो यहां पर शब्दों पे, लाइनों पे पूरी तरह से सोच विचार करके जब डिसीजन हमें निष्कर्ष या पूर्वानुमान पे देने होते हैं, तो वो थोड़ा सा काफी टफ लगता है, जो मेरे हिसाब से आपको भी थोड़ा सा इसके अंदर कई प्रश्न थोड़े से टफ लग रहे होंगे। ठीक है, चलो, किंतु ऐसे कई क्वेश्चन हम इसके अंदर लेंगे जिससे हम इस चीज को क्लियर कर पाए। कुछ क्वेश्चन अब इसके अंदर हम लेते हैं कथन पूर्वधारणा के बाद में कथन कार्रवाई के। कथन कार्रवाई, कथन कार्रवाई वाले प्रश्नों में क्या होता है, कथन के अंदर कोई ना कोई समस्या आपको बताई जाती है और उस समस्या के लिए क्या सॉल्यूशन दिए गए सॉल्यूशन में से उपयुक्त है, कथन में दी गई समस्या का सॉल्यूशन करते हैं, आपको उस तरीके से सोचना होता है। जैसे अभी कोरोना की जो समस्या है वो विश्व स्तर पर चल रही है, उसके सॉल्यूशन के रूप में आपने एक चीजों पे या कुछ चीजों पे गौर किया होगा, 2 गज की दूरी रखी जाए, प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहने, और कई राज्यों में मास्क ना पहनने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। क्यों है? क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए जो सबसे उचित सॉल्यूशन या कार्रवाई अभी तक की स्थिति में मानी गई है, वो मानी गई है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग। ये 2 चीजों को अब तक सबसे कारगर माना गया है। तो जैसे इस समस्या का सॉल्यूशन ये है, वैसे ही समस्याएं कई तरह की होती हैं जिनके लिए समय समय पर हम उचित कार्रवाई को करते हुए देखते हैं। कथन में जितनी भी समस्याएं आएंगी आपके सामने, वो सब समस्याएं ऐसी होगी जिन्हें आपने न्यूज़पेपर के दौरान तो जरूर पढ़ा होगा, और वहीं आपने उनके उचित सॉल्यूशन भी देखे होंगे। तो अब कथन कार्रवाई के प्रश्नों को चालू करते हैं। पहली समस्या कथन के अंदर पढ़ते हैं। यहां पर अपन कहता है, यहां पर प्रश्न के अंदर, तेज गति से जाने वाले वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में हाईवे की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आपने देखा होगा बहुत बार एक्सीडेंट के बाद अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सड़क या हाईवे को बंद कर दिया जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा जब इस तरह की न्यूज आप पढ़ते हो तो उसके बाद में उस रास्ते को खुलाने के लिए सॉल्यूशन क्या किया जाता है, और जो किया जाता है वहां पे वो आप यहां पे सही कर देना। जब इस तरह की स्थिति होती है कि कोई एक्सीडेंट के बाद में अगर कोई भीड़
इकट्ठी होकर रास्ते को बंद कर दें, तो बंद करने पर उसे खुलाने के लिए कार्रवाई में क्या करना चाहिए? उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी चाहिए? गलत बात है। ये आप में से कई जनों को सही लग सकती है, मगर गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये गलत इसलिए है क्योंकि भीड़ को तितर बितर करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब भीड़ उग्र होकर के यदि किसी नुकसान करने की स्थिति पर आए, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रही हो, या फिर जिस जगह पर है वहां पर सड़क रोकने के साथ साथ वहां से आगे बढ़ करके उग्र रूप धारण करके यदि और भी आगे कुछ इस तरह की उग्र कार्रवाई कर रही हो, जिसे तुरंत के तुरंत रोका जाना जरूरी हो जाए कि अगर अब नहीं रुका गया तो पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता हो। तो इतनी उग्र स्थिति होने पर तितर बितर करने के लिए भीड़ को पुलिस आंसू गैस छोड़ती है। मगर ये जैसी स्थिति थी, इसके लिए कार्रवाई नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर जो लिखा है कि पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर के मौके पर पुलिस कार्मिक तैनात करके भीड़ की भावनाओं को शांत करना चाहिए। ये उचित कार्रवाई है इसके अंदर जो सेकंड दी गई है। भीड़ उग्र हो तो ये करना चाहिए कि अगर इस तरीके से आता कि भीड़ जो है पथराव कर रही है, पत्थर फेंक रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रही है, कोई बसें जला दी गई हैं, अगर केवल रास्ता रोका गया है तो उसके लिए पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर के मौके पर पुलिस कार्मिक तैनात करके भीड़ की भावना जो है उसे शांत करना चाहिए। क्योंकि वो लोग केवल उस घटना से जुड़कर के उनकी भावनाओं के रूप में उस सड़क को कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं, वो वहां पे भीड़ उग्र नहीं है। तो जैसी समस्या वैसी कार्रवाई। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और भीड़ अगर अत्यधिक उग्र है तो फिर तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी चाहिए, जैसे आप न्यूज में कई बार देखते होंगे कि जब बहुत स्थिति कंट्रोल से बाहर हो तो आंसू गैस भी छोड़ी जाती है। इससे भी ज्यादा खराब हो तो कई बार हम गोलीबारी की स्थिति भी देखते हैं, मगर वो बहुत कम बार होती है। क्योंकि गोलीबारी की स्थिति जब भी होती है उस स्थिति में गोलीबारी की स्थिति होने पर हमेशा न्यूज़पेपर में आप उसकी निंदा करते हुए पाएंगे आप। या गोलीबारी की स्थिति भी कब होनी चाहिए? जब भीड़ भी सामने से हथियारों से लैस हो और वो जान माल तक का भी नुकसान करने पर आ जाए। तो कुल मिलाकर जैसी समस्या होगी उसी तरीके से अपन कार्रवाई इसमें ढूंढेंगे। चलो, इसमें केवल सेकंड सही है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन। बी आंसर इसके अंदर हमने लगा दिया, केवल कार्रवाई सेकंड उचित है। अब एक ये भी कॉमन समस्या आप देखेंगे जो यहां पर हमें दिखाई देती है। आजकल शहर में रात्रि के 8 बजे के बाद लूटपाट और छोटे छोटे अपराधों की शिकायतें बढ़ गई हैं। कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं किसी शहर विशेष, प्रदेश विशेष के अंदर की कुछ घटनाएं लगातार तेजी से किसी समय विशेष पर बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर आजकल शहर में रात्रि के 8 बजे के बाद विशेष रूप से लूटपाट और छोटे छोटे अपराधों की शिकायतें अगर बढ़ गई हैं तो इन्हें खत्म करने के लिए क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए प्रशासन की तरफ से? कार्रवाई। लोगों को रात्रि के 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कैसा कभी आपने देखा है कि लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता हो जब अपराध बढ़ रहे हो? अपराधी बाहर ना निकले या अपराधी ना निकल पाए या अपराध ना हो पाए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को घर में रुकना पड़े, वो नहीं कार्रवाई उचित मानी जाएगी। तो जो इसके अंदर फर्स्ट कार्रवाई है वो इसके अंदर गलत है। सेकंड कार्रवाई पे आते हैं, क्या वो सही लिखा है क्या यहाँ पे? तो सेकंड कार्रवाई है रात्रि के 8 बजे के बाद सड़कों पर कर्फ्यू लगा देना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्फ्यू लगा देने से भी आम लोगों का निकलना बंद होता है। और जो पहले कार्रवाई में लिखा था 8 बजे के बाद घर से बाहर लोगों को नहीं निकलना चाहिए, दोनों चीजें लगभग लगभग सेम है। अपराधी पे लगाम होनी चाहिए, रोकथाम होनी चाहिए, ना कि आम लोग
अपराधियों की वजह से घर में बैठे हैं। तो यहां जो दोनों कार्रवाई बताई गई है वो अनुचित कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है हमें। ये कार्रवाई उचित नहीं है। कार्रवाई उचित हो सकती थी कि यदि रात्रि को 8 बजे के बाद पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाए, जैसा हमेशा किया जाता है कि अगर अपराध ज्यादा हो रहे हों तो पुलिस की गश्त टुकड़ियां बढ़ाई जाती हैं, गश्त उस एरिया विशेष पे ज्यादा कराई जाती हैं, और भी कई इस तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे अपराधों पे लगाम लगती है। मगर यहां पे ऐसा कोई भी सही सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं है। चलो, दोनों की दोनों जो कार्रवाई है वो यहां पर गलत है। अब इसमें अपन इस प्रश्न पे आते हैं। कार्रवाई एक समस्या यहां दी गई है। कहता है सचिव ने खेद व्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी साख खोता जा रहा है। सचिव कोई संस्था है जिसका सचिव, कोई अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी साख खोता जा रहा है ऐसा कहता है, अतः उसे पुनः प्राप्त करने के लिए मीडिया को दर्शकों व श्रोताओं के साथ बेहतर संचार स्थापित करना चाहिए। देखो, दर्शक व श्रोताओं, इसका मतलब है श्रोता मतलब सुनने वाले, दर्शक यानी देखने वाले, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेलीविजन और रेडियो, इन्हीं पर दर्शक और श्रोता होते हैं। अगर उनकी साख कम होती जा रही है कि रेडियो लोगों ने सुनना कम कर दिया है, दूरदर्शन या टीवी देखना कम कर दिया है, अगर वो अपनी साख खोते जा रहे हैं, अगर तो मीडिया की कार्यशैली में सुधार के लिए सचिव ने प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया है कि भाई अगर वो अपनी साख मीडिया खोती जा रही है, तो साख अगर खोती जा रही है तो कार्यशैली जो है मीडिया की कार्यशैली में सुधार के लिए सचिव ने प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है कि भाई जो कार्यकर्मी है वो प्रशिक्षण लें। ठीक है, अब इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी साख खोता जा रहा है? कार्रवाई फर्स्ट, कार्रवाई जो फर्स्ट है वो ये है, इसके अंदर प्रोग्राम के संबंध में श्रोताओं दर्शकों के सुझाव जानने के लिए संगठित रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर श्रोता या दर्शक यदि नहीं जुड़ पा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो कुछ तो उसे कमी लगती होगी। तो श्रोता और दर्शकों के सुझाव जो है लेने के लिए संगठित रूप से मिलकर के प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखी है यहां पे। दूसरी कार्रवाई पे आते हैं। उन संवेदनशील क्षेत्रों में, उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहां के स्टाफ को प्रशिक्षण की आवश्यकता है और जहां विशेष रूप से हमें कमी देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साख में कमी हो रही है, अगर ऐसा किसी विशेष क्षेत्र में देखने को मिलता है तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके और वहां के स्टाफ को प्रशिक्षण भी किया जाना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही जो कार्रवाई है वो उचित प्रतीत होती है। जिस तरह की समस्या थी उस समस्या को दूर करने के लिए दोनों जो कार्रवाई है वो एक स्टेप आगे हमें लेकर जाएगी, काम करेगी। तो यहां दोनों कार्रवाई उचित है, ये उत्तर हम यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद में हम एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न तर्क वितर्क करके इस तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रश्न में जो कथन दिया है उसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। हम किससे सहमत होते हैं, कौन सा तर्क वितर्क सबसे बेटर है, वो हमें यस नो में चुनना होता है। चलो, यहां पर कथन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या व्यवसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य जो प्रवेश परीक्षा होती है उसे समाप्त कर देना चाहिए? क्या व्यवसायिक विषय, प्रोफेशनल कोर्सेस, जैसे कोई लाइब्रेरियन का हो गया, कोई जर्नलिज्म का हो गया, कोई भी प्रोफेशन के लिए जो कोर्सेस होते हैं ना, इनमें जब भर्ती होती है एडमिशन के लिए या फिर इन विषयों में एडमिशन के लिए हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हो, तो उनमें सामान्य जो प्रवेश परीक्षा होती है उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क हमें दे रखा है
कि हाँ इसे बंद कर देनी चाहिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके बाद ये तय होता है कि किस बच्चे को प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिले, किसको ना मिले। तो ये कहता है हाँ इसलिए परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे धन की बचत होगी। नहीं, अगर आपको टैलेंटेड व्यक्ति को लेकर के आना है तो आपको एक प्रवेश परीक्षा देना जरूरी है। हम देखते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट लगभग सभी के लिए होता है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए या फिर कोई पोस्ट के लिए, जिससे हर व्यक्ति को एक समान मौका मिल पाए। तो ये कहता है कि इससे बहुत धन की बचत हो जाएगी। तो धन की बचत करने के लिए एक सही जो पद्धति है उसे छोड़ा जाए तो गलत होगा ये। तो ये हाँ के रूप में जो तर्क है वो उचित नहीं है। दूसरा भी हाँ में है कि अनेक प्रत्याशी जिन्होंने विशेषक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, प्रवेश परीक्षा में उतना अच्छा नहीं कर पाते। विशेषक परीक्षा जैसे किसी ने बीएससी की, बीकॉम की, बीए की, उसमें तो बहुत अच्छी परसेंटेज आई, मगर वो प्रवेश परीक्षाओं में उतना अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए इस प्रवेश परीक्षा को बंद कर देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत बात है। अगर उनके अच्छे मार्क्स आए थे और फिर यदि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो उनकी करंट स्थिति को शो करता है। या दूसरी चीज, उन्होंने जिस विषय विशेष में परीक्षा पास की थी और अब जो हम एग्जाम दे रहे हैं, जिस चीज के लिए दे रहे हैं, वहां हमें उस अभ्यर्थी में किस चीज की जांच करनी है, कंप्यूटर की जांच करनी है, जनरल नॉलेज की जांच करनी है, रीजनिंग की जांच करनी है, वो डिपेंड करता है हमें जिस तरह के कैंडिडेट चाहिए तो उस तरह के हम एग्जाम टेस्ट लेते हैं कि कौन सा हमें चुनना चाहिए। तो ये चीज गलत है कि विशेषक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे इसलिए परीक्षा नहीं ली जाए, तो गलत बात है ये भी इसके अंदर। तो दोनों ही इसके अंदर गलत है अभी तक जो भी हमने पढ़ा। तो अब हम जाते हैं अगले तर्क पे। अगला तर्क इसमें हम लेते हैं ये वाला। ये भी हाँ में कहता है कि प्रवेश परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ग्रामीण जो प्रत्याशी हैं वो सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ग्रामीण प्रत्याशी होंगे तो वो प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते हैं, ये भी गलत है। अब है पहला तर्क नहीं में कि प्रवेश परीक्षाएं बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि विभिन्न बोर्ड और विभिन्न विश्वविद्यालय जो होते हैं उनकी विशेषक परीक्षाओं में जो प्राप्त अंक होते हैं वो एक समान और एक तुलनीय नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप विभिन्न बोर्ड से कोई डिग्री लेके आते हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आते हैं, तो उनमें जो डिग्री लेके आते हैं, जो आपको अंक प्रदान होते हैं, वो एक समान तुलना के नहीं होते, उनके सिलेबस अलग होते हैं, उनके अंक देने के सिस्टम अलग होते हैं। इसलिए कई विद्यार्थियों को आपने सुना होगा कि भाई अपने जो बीएड है वो इस जगह से कर ली जाए, यहाँ परसेंटेज अच्छी बनती है। तो अगर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा परसेंटेज लेके आ रहा है, कोई कम लेके आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि अलग अलग बोर्ड और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ जो परीक्षा में प्राप्त अंक होते हैं उनको हम एक समान तुलना के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो ये जो इसमें तर्क है वो सबसे इसके अंदर उचित है। तो केवल फोर्थ जो है वो युक्ति युक्त है, ये आंसर इसके अंदर हम टिक करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर हम इसी तरह का। ये क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी में एक औरत यात्री बहुत परेशान है क्योंकि उसके रेल टिकट आरक्षण में कुछ गड़बड़ हो गई है, आप क्या करेंगे? यहां आपको थोड़ा सा आदर्शवादी बनना है, आपको यह सोचना है कि सबसे उचित क्या हो सकता है। आप ऐसा करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं, मगर कौन सा सबसे बेस्ट होगा इस समस्या के लिए। कि यदि हमने एक देखा कि एक रेलगाड़ी में एक औरत यात्री बहुत परेशान है क्योंकि उसके रेल टिकट आरक्षण में कुछ गड़बड़ हुई, उसने जो टिकट रिजर्व करवाया था उसमें कुछ गड़बड़ हो चुके हैं, उसे बताएंगे कि गलतियों से किस प्रकार बचा जाए। अब गलती तो उसकी हो चुकी है, तो अब उसे ये बताना कि गलतियों से कैसे बचा जाए तो उसका मतलब नहीं है, वो बात ही निकल चुकी है, गलत कार्रवाई होगी। उसे बताएंगे कि आपने अपनी टिकट किस प्रकार आरक्षित कराई थी, इसका भी कोई फायदा नहीं।
आपने अपनी टिकट कैसे बुक कराई थी, सही प्रोसेस क्या था, उसको बताने के बाद भी उसकी तो क्योंकि टिकट जो बुक हुई है उसमें कुछ गलती हो चुकी है, तो वो तो सॉल्यूशन नहीं होने वाला। सही प्रोसेस का मतलब अब नहीं है क्योंकि वो गलती तो हो चुकी। तीसरा, उसे शांत करने का प्रयत्न करेंगे, ये सबसे बेस्ट है इसमें, क्योंकि उस पर क्रोधित होंगे, जो शायद सबसे पहले गलत कर सकते हो आप उसे समझाने का ही प्रयास कर सकते हैं कि अगर ये गलती हो भी गई है तो हर चीज के कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई आगे कोई तरीके होते हैं। तो आप उसे शांत करने का प्रयत्न करेंगे, ये इन चारों के अंदर सबसे बेस्ट होगा आपके 3 नंबर का इसके अंदर। चलो, एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी तरह का बताता हूं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में आते हैं और लगभग ये कह दीजिए सब एग्जाम में आते हैं। सेम ऐसा ही एक छोटा सा प्रश्न आपके ये भी है। एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बेईमानी नकल करते पकड़ी गई। बड़ी कॉमन सी एक चीज है। अगर एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? अगर कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में बेईमानी करते हुए पकड़ी गई, तो अब आप क्या करेंगे अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है? आप उसे चेतावनी देंगे और जाने देंगे, आप उसे चेतावनी देंगे और उसे परामर्श भी देंगे, आप उसके माता पिता को बताएंगे, आप उसका नाम शामपट पर रखेंगे। चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है अगर हम ये चुने यहां पर? तो यहां पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मगर ये जहां तक इतना उचित नहीं है कि जब आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं एग्जाम देने और वहां पे अगर आप पकड़े जाते हैं तो वहां पर नाम बोर्ड पे लिख देना, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं। आप उनके माता पिता को बताएंगे, तुरंत उस तरह की कार्रवाई करना उस समय पर पॉसिबल नहीं होता है। आप उसे यही देखेंगे कि अगर नकल करते हुए पकड़ी गई है तो आप उसे चेतावनी देंगे। अब जाने देने की जगह सबसे बेस्ट ये हो जाएगा कि आप उसे चेतावनी देंगे और उसे परामर्श भी देंगे। तो इसके अंदर सबसे जो बेस्ट है वो इसके अंदर है सेकंड नंबर का। अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अब एक क्वेश्चन मैं आपको भी करने के लिए यहां पर दे देता हूं। ये यहां पर एक कथन है, कथन कार्रवाई का क्वेश्चन है। कथन में यहां समस्या लिखी हुई है, उस समस्या के लिए दोनों कार्रवाई में से कौन सी कार्रवाई उचित है यह हमें बताना है। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, यानी दोनों में से कौन सी कार्रवाई उचित है या दोनों कार्रवाई उचित नहीं है, दोनों रॉन्ग है। इस तरह से आप मुझे इसका आंसर जो भी सही है वो बताइए। चलो, अभी तक तो दोनों नहीं, अभी मीना का आंसर है, फिर मीना हॉस्टल से आंसर है, दोनों रॉन्ग हैं। राकेश कुमार कहते हैं पहले नंबर का सही है। राजेश प्रजापति कहते हैं दोनों ही गलत हैं। कुलदीप एक को सही मानते हैं। ललित दोनों को गलत मानते हैं। सुषमा कुमारी दोनों को रॉन्ग बता रही हैं। सुरेंद्र भी दोनों को गलत बता रहे हैं। ललित भी दोनों को गलत बता रहे हैं, जबकि बसंत एक को सही बता रहे हैं। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें जा रहे हैं दोनों गलत है। ये आंसर अधिकतर स्टूडेंटों को मैं देते हुए देख रहा हूं, जैसे अभी अभी ऋषिकेश का आंसर है दोनों गलत हैं, सुरेंद्र का दोनों गलत है। चलो, मुंशीराम है, ये नहीं, मुंशीराम नहीं, खुशीराम है, ये एक को सही बता रहे हैं, ललित भी एक को सही बता रहे थे। अब इस कथन को ध्यान से पढ़ लें एक बार, फिर इसके डिसीजन पे जाते हैं अपन। कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं। ये भी एक बड़ी कॉमन सी समस्या है कि कंपनी के और मजदूरों के बीच में या कर्मचारियों से और कंपनी के बीच में कई बार मत विभेद होते हैं, और उस मत विभेद में गलती कंपनी की भी हो सकती है,
और कंपनी कर्मचारियों की या मजदूर यूनियन की भी हो सकती है। गलती दोनों में से किसकी, ये तो हम तय नहीं कर सकते हैं। अगर कंपनी की नई भर्ती नीति जो थी उसके विरोध में अगर बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं, अब वो भर्ती नीति क्या थी, वो सही है गलत है क्या है ये तो हमें नहीं पता, मगर जो भी भर्ती नीति थी उसके विरोध में बहुत सारे कर्मचारी अगर सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं तो क्या कार्रवाई ये करनी चाहिए कि कंपनी की नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए? कि कोई भी कंपनी ने नियम बनाया और उसके विपक्ष में अगर कोई मजदूर यूनियन या कोई भी कर्मचारी अगर जाते हैं तो क्या तुरंत उसे वापस ले लेना चाहिए? तो अब बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि जो भर्ती नीति है ये गलत ही हो, भर्ती नीति सही भी हो सकती है। हमेशा कर्मचारी सही हो कंपनी सही हो ये फिक्स नहीं होता है, दोनों के बीच में मिल बैठ करके भी समस्याएं सुलझाई जाती है और जो भर्ती नीति है उसमें कुछ सुधार भी हो सकते हैं। मगर क्योंकि भर्ती नीति के विरोध में सभी कर्मचारी यदि जा रहे हैं आकस्मिक अवकाश पर तो बस उस चीज के प्रेशर को देख करके तुरंत उसको वापस ले लें, ये कार्रवाई उचित नहीं होगी। तो जो कह रहे हैं केवल पहला सही है, नहीं, पहला गलत है और इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए ये भी गलत है। कर्मचारी गलत हैं ये भी ऊपर इस कथन में नहीं कंफर्म हो रहा है। कंपनी ने कोई नई भर्ती नीति बनाई है, हो सकता है अच्छी हो मगर कर्मचारी उसको नहीं समझ पा रहे हो, या कर्मचारी किसी एक बिंदु की वजह से उसमें उसको पसंद ना कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मिलजुल करके आपसी बातचीत के बाद समझाई जाती है, समझी जाती हैं, मगर दोनों में से किसी एक का पूरी तरह से पक्ष ले लेना कि भर्ती नीति वापस ले लेनी चाहिए या कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई होगी जिसका हम यहाँ पर समर्थन नहीं करते हैं। और यहाँ जो सही उत्तर होगा इसमें वो होगा कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुचित कार्रवाई है, ये इसके अंदर आंसर देना होगा। ये जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है कथन कार्रवाई, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क वाले या कथन निष्कर्ष वाले, ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपके जितने प्रश्न आप करते जाओगे ना उतना आपको फायदा मिलता जाएगा। और इसमें एक सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आप इसमें अगर 80-100 प्रश्न निकाल लेते हो अगर प्रीवियस पेपर से जाकर के, तो आप कोई भी एग्जाम देना आपको लगभग यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो ये इसके अंदर एक बड़ा फायदा है। हो सकता है पहली बार किसी कथन या कार्रवाई या पूर्व धारणा में जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो कंफ्यूज होकर के थोड़े गलत भी हो जाते हैं, मगर जब बहुत अधिक प्रश्न आप इस तरीके से करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रश्न करने का जो तरीका है वो समझ में आने लगता है। और बहुत ज्यादा तो नहीं मगर 10 में से 8-9 प्रश्न आपके हमेशा सही होने लग जाते हैं, जबकि बिना अभ्यास के ये चैप्टर काफी टफ है। आप शुरुआत में अगर इसके क्वेश्चनों को हल करने लगेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत जा सकते हैं। 100% रिजल्ट हो सकता है इस तरह के चैप्टर में ना आए जैसे और चैप्टर में आता था, मगर यह है कि 10 में से 8-9 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं यदि आप इस तरह के प्रश्नों का पुरानी जो पेपर हैं एग्जाम के आए हुए पेपर है वहां से अगर आप इनका अभ्यास करते हैं। चलो ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया है। अभी फिलहाल राजस्थान पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, 6 तारीख आज भी, 7 तारीख भी और 8 तारीख भी रविवार तक। तो स्टूडेंट रेगुलर लाइव क्लासेस से नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी काफी, तो जो अगली क्लास होगी वो होगी सोमवार को 9 तारीख को। इस बीच में अब अपनी कल परसों क्लासेस नहीं होगी इसके अंदर, तो अगली क्लास सोमवार को होगी। आज करते हैं इतना ही, बाकी जुड़ेंगे हम अगली क्लास में।